एवरीवन। सो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड, आज से हम जो 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स है, इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो कॉमर्स के जो जितने सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के वीडियो आने वाले हैं। तो यह जो वीडियो आएंगे इससे आपको हेल्पफुल होगा। जो आपका 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो इसमें आपको जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारा जो वीडियो आएगा डेली, इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को या चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो इस जो वीडियो में आज हमारा जो है, आज हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम आज समझने वाले हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का जो इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। तो अभी जो हम पढ़ने वाले माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का जो डिटेल में हम इस जो चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक है इसके बारे में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो मैक्रो इकोनॉमिक है, फीचर, ये सब पढ़ेंगे। तो जैसा कि जो है इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांच है। जो पहला ब्रांच है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो सेकेंड ब्रांच है उसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है, इसको जो फर्स्ट यूज किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? रेगनार्ड फ्रिज ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। जो रेगनार्ड फ्रिज थे, उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में एक डिटेल में स्टडी किया था। उन्होंने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था उन्होंने 1933 में ओस्लो यूनिवर्सिटी में। तो जो है माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक है, यह जो है टर्म, इसको ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है? माइक्रोस। द टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। जो ग्रीक भाषा जो है उसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको मैक्रोस इकोनॉमिक्स कहा जाता है और इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। तो आप अभी के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि जो माइक्रो इकोनॉमी है वो क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक एक ऐसा चीज है कि जो आप कोई भी इकोनॉमिक्स के बारे में जब स्टडी करते हो, जब आप कोई एक सिंगल पार्ट का जो अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक कहेंगे। लेकिन अगर आप डिटेल में कोई चीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, कोई इकोनॉमिक्स का चीज है उसके बारे में अगर आप डिटेल में स्टडी कर रहे हो तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक कहेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के दे के बताता हूँ। एक जंगल है, जंगल में अगर आप एक पेड़ का स्टडी कर रहे हो, एक ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक कहेंगे। लेकिन अगर आप पूरे होल जो फॉरेस्ट है उसका अगर स्टडी कर रहे हो तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक कहेंगे। अगर आपको यही इकोनॉमिक्स के भाषा में अगर आपको समझना है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, पर्सन एक अकेला है, उसके अगर इनकम के बारे में, उसका जो मंथली सैलरी जो है, जो उसका मंथली इनकम है, उसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक कहेंगे। लेकिन जो हमारा जो होल कंट्री है उसके बारे में अगर आप स्टडी करो, जितने जो हमारे कंट्री में जितने लोग रहते हैं, सारा जितने लोग हैं उन सबका अगर आप इनकम अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमी में जो हम किसी एक पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं, किसी एक चीज के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमी में हम डिटेल में जो कोई चीज है उसको पूरा एक साथ स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको जो कंसेप्ट हुआ आपका क्लियर हो गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमी क्या है एंड माइक्रो इकोनॉमी क्या है। जो माइक्रो इकोनॉमी है उसमें स्मॉल जो पार्ट है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई इंडिविजुअल अकेला जो कोई कंज्यूमर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। कोई अकेला कोई मैन्युफैक्चर है, कोई अकेला प्रोड्यूसर है जो मार्केट में जो कोई चीज है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है। अकेला अगर है तो उसको हम इंडिविजुअल जो है उसे माइक्रो इकोनॉमी में हम काउंट करेंगे। लेकिन अगर हम पूरे जो
सब मिला के टोटल अगर कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहे, टोटल कंज्यूमर का क्या सप्लाई है, सॉरी टोटल कंज्यूमर का जो क्या डिमांड है उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन अगर हम कोई एक कंज्यूमर का जो डिमांड है उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमी कहेंगे। जैसे कि कोई एक प्रोड्यूसर है जो अगर वो अकेला कोई मार्केट में कोई चीज है प्रोड्यूस करके सप्लाई कर रहा है तो हम इसे माइक्रो इकोनॉमी कहेंगे। लेकिन अगर आप कई सारे जो मैन्युफैक्चर है उनके बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो इकोनॉमी है उसमें इंडिविजुअल चीज के बारे में स्टडी किया जाता है। तो यहां तक आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमी क्या है। तो इसके आगे अभी हम देखते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमी है इसके क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो इसमें दिया गया है, जो मैंने डायग्राम बनाया है, अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमी क्या चीज है। तो जो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। जो माइक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी में जो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो प्रोडक्ट का प्राइस दो चीज पर डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई चीज का डिमांड है तभी ना सप्लाई होगा, अगर कोई चीज की डिमांड नहीं है तो सप्लाई कहां से होगा। तो इससे डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस रह सकता है। अगर कंज्यूमर कोई चीज अगर ज्यादा डिमांड कर रहे तो उसका ज्यादा सप्लाई होगा। तो इस प्रकार जो है कोई चीज है उसका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है सप्लाई पे। अगर सप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने में ये होता है कि कैसे मतलब प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाए। तो अगर डिमांड अगर रहेगा तभी ना सप्लाई किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया जाता है कि हाँ इतना डिमांड है तो प्रोडक्ट का हम इतना प्राइस रखते हैं। तो इससे भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। फिर सेकेंड पॉइंट है जो है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। जो प्रोडक्ट बनता है उसके लिए ना चार चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार चीज को के बाद ही प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है। तो वो चार चीज क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसको अभी आप समझ में अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूं। रेंट, रेंट किसको मिलता है, लैंड को। फिर वेजेस, लेबर को। इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिलेगा, एंटरप्रेनर को। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर, ये जो चार फैक्टर है इनके बाद ही जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। जैसे कि कोई अगर लेबर है, अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके पास जो लैंड है, जो आपके पास जमीन है उसका आपको भाड़ा देना पड़ेगा, उसका आपको रेंट देना पड़ेगा। आप जो वर्कर को आपने रखा है जो प्रोडक्शन के लिए तो उनको आपको वेजेस देना पड़ेगा, तो उसको भी हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने किसी बैंक से कहीं दूसरी जगह से अगर आपने लोन लिया है तो इसके लिए आप जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है अगर आपने वो कैपिटल कहीं से लोन पर लेकर लाया है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो एंटरप्रेनर है जिसने उस बिजनेस को चालू किया है तो उसको भी जो अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे चाहिए, तो वो उसका जो प्रॉफिट है वो भी अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा ना। प्रॉफिट जोड़ने के बाद ही वो कोई प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेगा। तो ये चार जो फैक्टर है उसके बाद ही प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। आशा करता हूं कि आपको यहां तक अच्छे से क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। फिर आगे है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जो कोई भी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है तो इकोनॉमिक के ध्यान रख के किया जाता है। जैसे कि जो है इकोनॉमिक वेलफेयर में तीन चीजें आती है, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। जो फर्स्ट पॉइंट है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मान लो अगर आप कोई चीज आप कोई जैसे ये मार्कर है, अगर ये मार्कर समझ लो ये मार्कर है 25 रुपए का, तो ये जो मार्कर बनाने में इसका 25 रुपए दाम कैसे हुआ, इसका पूरा मतलब जो प्रोडक्शन जब हो रहा है तो पूरा इसका जो प्रोडक्शन से लेके जब सप्लाई कर रहे तो इसमें जितना खर्चा हो रहा है इसको पूरा
टोटल ऐड करने के बाद इसका जो प्राइस है वो डिसाइड किया गया है। तो आप जब भी कोई चीज का अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप को ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना है। जैसे कि आप अगर हो समझ लो 25 का मार्केट में बिकता है, लेकिन कंपनी को 25 रुपए का नहीं पड़ता है, मान लो कंपनी को यह 15 रुपया का पड़ रहा है, तो कंपनी ये सोचेगी कि कैसे हम इस जो 15 रुपया हमें लग रहा है बनाने में, तो हम कैसे ज्यादा हम जो वेस्ट ना करें, हम अच्छे से यूज करें जो रॉ मटेरियल है, और इसको बनाने में सिर्फ 10 रुपया लगे। अगर कंपनी को ये मार्कर बनाने में सिर्फ 10 रुपया लगेगा, तो जो मार्केट में जो 25 का बिक रहा है मार्कर, वो 20 में बिक सकता है। तो कंपनी ये सोचती है कि हम कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सके, ताकि जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसे हम कम कर सके। तो हमें जो प्रोडक्शन करे तो इसमें हमें एफिशिएंसी लाना पड़ेगा, उसमें हमें अच्छे से वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से ध्यान रख के कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो फिर सेकेंड है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन इसका मतलब जो अगर आपने समझ लो मार्कर बना लिया, लेकिन आप अच्छे से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, आप मार्केट में अच्छे से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे, तो आपने जो मार्कर बनाया है वो अगर लोगों के पास नहीं पहुंचेगा तो आप कहां से प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इसके लिए जब भी आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अच्छे से एफिशिएंसी रखो डिस्ट्रीब्यूशन करने में, तभी ना कंज्यूमर ये जो है इस मार्कर का यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको एफिशिएंसी इन कंजम्पशन भी ध्यान रखना है। द लास्ट पॉइंट ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसका मतलब यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर की क्या डिमांड है, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, कंज्यूमर का क्या डिजायर है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंज्यूमर को यह चीजें की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप उस चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हो, तो इससे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो आपको यह चीजें ध्यान रखनी है माइक्रो इकोनॉमी में। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको जो माइक्रो इकोनॉमी है इसके बारे में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने माइक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया, इसका मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन इस वीडियो में मैंने किया है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। आने वाला जो आपका यूनिट टेस्ट है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अगर आपने देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड, बाय।